तो अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच का रीडिंग ही करना है एनसीईआरटी से, जो जो चीज़ें तुमको नहीं समझेगी वो मैं तुमको बताते जाऊंगा। ठीक है, तो एवरीवन विल कम टू पेज नंबर 111, 7.4 कॉकरोच। Cockroaches are brown or black-bodied animals that are included in class Insecta of phylum Arthropoda. Bright yellow, red and green colored cockroaches have also been reported in the tropical regions. Their size ranges from मेरे एनसीईआरटी में छपा हुआ नहीं है वो क्या है, फ्रॉम मतलब वो नंबर ही नहीं है वहाँ पर, from inches to 3 inches, that is 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर, 0.5 इंचेस या 1 इंचेस के आसपास होगा वो। ठीक है, and have long antenna, legs and flat extension of the upper body wall that conceals head. Long antenna, legs and flat extension of the upper body wall that conceals, conceal करना यानी कवर करना, जो हेड को कवर कर लेता है। ठीक है, they are nocturnal omnivores that live in damp places throughout the world. They have become residents of human homes and thus are serious pests. Pests यानी डिस्ट्रक्शन करने वाले कीड़े, तबाही परेशान करने वाले कीड़े, and vectors for several diseases. ठीक है, ये मेनली ना स्टमक वाले डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये क्या, कचरे में गंदी जगहों पर जाते हैं और फिर अपने किचन में आते हैं और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर चढ़ते हैं, तो माउथ के थ्रू अपन जो खाते हैं, मतलब फूड बॉर्न डिजीजेस वो फैलाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, कोलेरा, डिसेंट्री उस टाइप का, क्योंकि काटते तो है नहीं अपने को कि मस्कीटो के समान मलेरिया कॉज करवाए, वैसा तो पॉसिबल नहीं है। फूड बॉर्न डिजीज ही अपने को कॉज करवाते हैं, याद रखना। 7.4.1 मॉर्फोलॉजी। The adults of the common species of cockroach, that is Periplaneta americana, are about 34 to 53 millimeter long. 34 to 53 millimeter long, with wings that extend beyond the tip of abdomen in males. इसको एनसीईआरटी ने खुद ने इटैलिक्स में दिया हुआ है, अपन भी इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, वहीं पर नीचे डायग्राम में जो एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ कॉकरोच दिया है उसमें विंग को एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप जाते हुए नहीं दिखाया है। ठीक है, मतलब ये फीमेल कॉकरोच का डायग्राम है, सीधी बात है। The males of the cockroach is segmented and divisible into 3 distinct regions: head, thorax and abdomen. डायग्राम में अपने को हेड भी दिख रहा है, डायग्राम में अपने को मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स दिख रहा है। ठीक है, और फिर डायग्राम में अपने को एक सेकंड, प्रोथोरेसिक लेग भी दिख रहा है अपने को डायग्राम में, तो उससे अपने को प्रोथोरैक्स क्या है समझ जाएगा। हेड के नीचे जो प्रोनोटम नाम का लेबलिंग दिख रहा है, उस प्रोनोटम के तुरंत नीचे वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, वो मीजोथोरैक्स बोला हुआ है। उसके प्रोनोटम मतलब इसको तो अपन डॉर्सली देख रहे हैं ना कॉकरोच को, तो डॉर्सली देख रहे होने के कारण अपने को प्रोथोरैक्स दिखेगा नहीं। उसके लिए अपने को उठा के उस कॉकरोच को उल्टा करना पड़ेगा और वेंट्रली देखना पड़ेगा, या फिर वो प्रोनोटम जो है, जो बॉडी वॉल है, उसको रिमूव करना पड़ेगा, तो अपने को प्रोथोरैक्स दिखेगा, है ना। प्रोथोरेसिक लेग का ओरिजिन कहाँ से है देखो, उससे अपने को थोड़ी आइडिया आएगी। ठीक है, तो प्रोथोरैक्स है, फिर मीजोथोरैक्स है, मेटाथोरैक्स भी अपने को दिख रहा है, लेबल वहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, एब्डोमेन भी डायग्राम में लेबल किया हुआ है। तो बॉडी के 3 पार्ट्स है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और थोरैक्स में क्या है, तो प्रोथोरैक्स है, मीजोथोरैक्स है एंड मेटाथोरैक्स है। ठीक है, द एंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिन, वही फंगस का सेल वॉल वाला काइटिन या चिटिन, एक्सोस्केलेटन विच इज ब्राउन इन कलर। In each segment, exoskeleton has hardened plates called sclerites.
इन ईच सेगमेंट दिस एक्सोस्केलेटन ऐसा पूरा कंटिन्यूसली प्रेजेंट नहीं है, वो सेगमेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, प्लेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उन प्लेट्स को बोला जाता है स्क्लेराइड्स। तो डॉर्सली उनको टर्गाइट्स बोला जाता है और वेंट्रली उसको स्टर्नाइट्स बोला जाता है। एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन्ड प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइड्स विच आर कॉल्ड टर्गाइट्स डॉर्सली एंड स्टर्नाइट्स वेंट्रली। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं मेटाथोरैक्स की बात करूँ तो मेटाथोरैक्स के ऊपर जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स के ऊपर 2 प्लेट्स रहती है ना और बीच में खाली पोर्शन रहता है, वैसे कॉकरोच के बॉडी के ऊपर भी डॉर्सली एक प्लेट प्रेजेंट रहेगी, वेंट्रली एक प्लेट प्रेजेंट रहेगी। और वो दोनों प्लेट जैसे अपन रस्सी से एक दूसरे को बांधेंगे, 2 चीज़ों को बांधेंगे, ठीक है, वैसा वो 2 प्लेट्स एक दूसरे को आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से अटैच रहती है उसके लैटरल साइड में, ठीक है। डॉर्सल रीजन में एक प्लेट, उसके नीचे वेंट्रल रीजन में एक और प्लेट, और दोनों अटैच्ड टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो डॉर्सली जो प्लेट रहती है उसको बोला जाता है टर्गाइट एंड वेंट्रली जो प्लेट रहती है उसको बोला जाता है स्टर्नाइट। टुगेदर दे आर कॉल्ड एज स्क्लेराइट, ठीक है। They are joined to each other by a thin and flexible articular membrane which is called as arthrodial membrane. Next page 112. Head is triangular in shape and lies anteriorly at right angles to the longitudinal body axis. मतलब कैसा, सपोज हम लोग स्ट्रेट खड़े हैं और हमने अपने फीट के तरफ नीचे देखा, अगर हमने हमारी मुंडी को इस तरीके से झुकाया कि हमको हमारा फीट दिख रहे हैं नीचे, ठीक है, तो फिर हमारा हेड क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे हो जाएगा टू अवर लॉन्जिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। तो उसका हेड वैसा ही रहता है, 90 डिग्री पे रहता है टू द लॉन्जिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। और अगर हम फीट के तरफ देखते रहेंगे, फीट के तरफ अगर हम देखते रहेंगे तो हम सामने नहीं देख पाएंगे, बराबर। इसलिए उसकी जो आंखें रहती है, उसकी आंखें उसके हेड के ऊपर रहती है। अपनी आंखें कैसी, हेड के सामने की तरफ रहती है ना, क्योंकि अपना हेड सीधा रखा हुआ है अपने बॉडी के ऊपर। लेकिन हेड अगर 90 डिग्री पे रखा रहा, मतलब माउथ अपना अगर अपने फीट के तरफ झुक गया, तो अपनी आंखें कहाँ रहनी चाहिए फिर, तो अपनी आंखें रहनी चाहिए सर के ऊपर, अपनी आंखें रहनी चाहिए सर के ऊपर, बराबर है। तो उसकी आंखें भी सर के ऊपर रहती है, बिकॉज हेड इज टर्न्ड एट 90 डिग्रीज। इट मतलब हेड। हेड इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स एंड शोज ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शंस ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक, ठीक है। हेड के 6 पार्ट, चलो ठीक है, वो तो 6 सेगमेंट्स आ ही जाएंगे, रीडिंग करते वक्त ही बोलता हूं मैं। द हेड कैप्सूल बेयर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज मतलब एक आंखों में उसमें बहुत सारे ओमाटिडिया रहते हैं। किंगडम एनिमेलिया में आर्थ्रोपोडा के वक्त बताया था, है ना, ओमाटिडिया, तो उसके कारण मोजेक विजन तैयार होती है, ठीक है। A pair of thread-like antennae arise from membranous sockets lying in front of eyes. ये तो फिगर 7.15 के ए वाले डायग्राम में अपने को क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। Antennae have sensory receptors that help in monitoring the environment. अंडरलाइन करेंगे इस चीज को कि एंटीने का काम क्या है, तो वो सेंसरी वाला काम करते हैं। Anterior end of the head bears appendages forming biting and chewing type of mouth parts. ये भी अंडरलाइन करेंगे। The mouth parts consisting of a labrum, labrum यानी upper lip, a pair of mandibles, जो ह्यूमन बींग्स में भी रहते हैं, 2 मैंडिबल्स रहते हैं, एक मैक्सिला रहता है ना, तो इनमें भी a pair of mandibles है, सॉरी अपने में एक मैंडिबल रहता है और पेयर ऑफ मैक्सिला रहता है, लेकिन इनमें मैंडिला और मैक्सिमल दोनों में क्या है, पेयर है, मतलब मैक्सिले भी 2 है, मैंडिबल भी 2 है, ये एक मेजर डिफरेंस है। और लेबियम मतलब लोअर लिप, ठीक है। तो 6 चीजें हो गई ना, उसने बोला था ना, द हेड कैप्सूल बेयर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, सॉरी उसके ऊपर वाली लाइन थी, इट इज फॉर्म्ड, इट मतलब हेड इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। तो 6 सेगमेंट्स हो गए ना, अपर लिप मतलब लैब्रम, लोअर लिप मतलब लेबियम, ऊपर 2 मैक्सिले और नीचे 2 मैंडिबल, ऊपर 2 मैक्सिले और नीचे 2
मैंडिबल्स। तो उन सब के डायग्राम भी दिए हुए हैं। ये डायग्राम अपने को एक बार देख कर रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं नीट में। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी के बाहर के डायग्राम कभी आ ही नहीं सकते, डायग्राम हमेशा एनसीईआरटी वाले ही रहेंगे, लेकिन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जरूर आते हैं नीट में। तो एक बार लैब्रम, लेबियम, हाइपोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स तो टंग है ना, हाइपो मतलब नीचे, फेरिंग्स मतलब फेरिंग्स, तो जिसके नीचे फेरिंग्स रहेगा वो हाइपोफेरिंग्स। तो अपने माउथ को भी इमेजिन करो ना, फेरिंग्स किसके नीचे, तो टंग के नीचे, टंग के बाद फेरिंग्स ही तो आता है ना, तो टंग का नाम हाइपोफेरिंग्स, एकदम सिंपल चीज़ है। और डायग्राम में वो टंग के समान दिख भी रहा है, तो इट इज़ इजी टू रिमेंबर, नॉट अ बिग डील। ठीक है, लेबियम भी याद रह जाएगा क्योंकि वो एकदम ही अलग दिख रहा है। बस मैक्सिला और मैंडिबल, सॉरी लैब्रम और मैंडिबल अपने को याद रखना पड़ेगा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बाकी बना के वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, याद वगैरह अपने को नहीं करना है। तो कहाँ पर है अपन, तो 6 माउथ पार्ट्स हो गए है ना, लेब्रम, लेबियम, एक हाइपोफेरिंग्स, 2 मैंडिबल, 2 मैक्सिले, मैक्सिले ऊपर वाला, मैंडिबल नीचे वाला। A median flexible lobe acting as a tongue which is called as hypopharynx, मैंने अभी बताया टंग के नीचे pharynx, इसलिए टंग का नाम है hypopharynx, lies within the cavity enclosed by the mouth parts. Thorax consists of 3 parts, that is prothorax, mesothorax and metathorax. The head is connected with thorax by a short extension of the prothorax known as the neck. ठीक है, रियल नेक उसमें नहीं रहती है जैसे ह्यूमन बीइंग्स में रहती है, लेकिन प्रोथोरेक्स का एक एक्सटेंशन है बस जो हेड को अटैच करता है, इसलिए उसको नेक बोला गया है, लेकिन रियलिटी में वो अपने समान नेक नहीं है। उसकी बॉडी अगर डिवाइडेड किस में है बोला तो सिर्फ हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन नहीं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। फिर ये नेक कहाँ से आया, तो दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स। ठीक है, ईच थोरैसिक सेगमेंट बेयर्स अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। ठीक है, तो प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, पेज नंबर 111 के डायग्राम में दिखाया हुआ भी है। प्रोथोरैक्स मतलब प्रोथोरेसिक लेग, मेसोथोरेसिक लेग और मेटाथोरेसिक लेग है ना, हर एक थोरैक्स से एक एक पेयर आएगा, मतलब 3 थोरैक्स है तो 3 पेयर्स मतलब 6 लेग्स। तो ये तो इंसेक्टा की खासियत ये 6 लेग रहना। याद रखना, स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्टा, उसका क्लास अलग है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के क्लास एरिनिया को वो बिलोंग करता है, उसमें 4 लेग्स होते हैं। स्कॉर्पियन में भी 4 लेग्स होते हैं। ठीक है, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर्स ये इंसेक्टा को बिलोंग नहीं करते हैं, ये एरेनिया को बिलोंग करते हैं, जिनमें 8 लेग्स होते हैं। सॉरी मैंने 4 बोला, 8 लेग्स, 4 पेयर्स। ठीक है, और इंसेक्टा की खासियत क्या है, 3 पेयर्स। तो एक कॉकरोच में तो अपने को दिख ही रहा है कि 3 पेयर्स अवेलेबल है, मतलब 6 लेग्स अवेलेबल है। ठीक है, द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइज फ्रॉम द मेसोथोरैक्स एंड द सेकंड पेयर फ्रॉम मेटाथोरैक्स। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। 4 विंग्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम मेसोथोरैक्स आर कॉल्ड टेगमिना एंड आर ओपेक। ओपेक मतलब जिसके थ्रू लाइट आर पार नहीं जा सकता, ट्रांसपेरेंट के अपोजिट। ओपेक, डार्क एंड लेदरी एंड कवर द हाइंड विंग्स व्हेन एट रेस्ट। जब वो उड़ नहीं रहा होता है तो सामने वाले जो लेग्स है, विंग्स है जो मेसोथोरैक्स से अराइज हो रहे हैं, वो पीछे वाले जो विंग्स है जो मेटाथोरैक्स से अराइज हो रहे हैं उनको कवर करके रख लेगा, मतलब प्रोटेक्शन का काम करेगा। ठीक है, द हाइंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस एंड आर यूज्ड इन फ्लाइट। तो उड़ने के लिए वो सिर्फ हाइंड विंग्स का यूज करता है। हाइंड विंग्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो मेटाथोरैक्स से। और 4 विंग्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, मेसोथोरैक्स से। मेसोथोरैसिक विंग्स का काम है प्रोटेक्शन और मेटाथोरैसिक विंग्स का काम है एक्चुअल में उड़ना। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे अपन कि विंग्स कहाँ से अराइज हो रहे हैं, बैक के मसल से, है ना, पीठ के मसल्स से अराइज हो रहे हैं। वो अपने हाथों से नहीं उड़ रहा है। जैसे बर्ड्स में 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, वैसे यहाँ पर नहीं हुआ है। तो बर्ड्स में भी विंग्स है, इंसेक्ट में भी विंग्स है, लेकिन उन विंग्स का सिर्फ फंक्शन सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, तो वो एनालॉगस ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, The abdomen in both males and females consists of 10 segments. अब बहुत गंदा वाला पोर्शन आने वाला है। बाकी सब तो कॉकरोच मेरे को याद रह जाता है, ये पैराग्राफ मेरे को याद ही नहीं रहता, इसको रिवाइज करना ही पड़ता है।
और सिर्फ 2 दिन का इसका वैलिडिटी पीरियड है। तो नीट के 2 दिन पहले ही अपने को पूरा कॉकरोच, वैसे पूरा कॉकरोच यानी टेबल बनाना है तुमको, और वो टेबल तुमको बस नीट के 2 दिन पहले 1 दिन पहले रिवाइज करना है। लेकिन अब जो पैराग्राफ मैं पढ़ रहा हूँ वो तो सबसे गंदा पैराग्राफ है पूरे चैप्टर का। द एब्डोमेन इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स। इन फीमेल्स द 7th स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम अपन ने किसको बोला था, तो अपन ने बोला था पेज नंबर 111 पे आ जाएंगे फिर से। पेज नंबर 111 में मॉर्फोलॉजी के अंदर नीचे से सेकंड पैराग्राफ अगर अपन नीचे से सेकंड लाइन अगर अपन देखेंगे तो उसमें लिखा है टर्गाइट्स डॉर्सली एंड स्टर्नाइट्स वेंट्रली, है ना। स्टेराइट्स को अपन क्या करते हैं, वेंट्रल रीजन में स्टर्नाइट बोलते हैं, तो स्टर्नाइट को ही वो स्टर्नम बोल रहा है। 7th स्टर्नम मतलब उसके 7th सेगमेंट का वेंट्रल वाला रीजन, ठीक है। पेज नंबर 112 पे आ जाएंगे वापस। द 7th स्टर्नम is boat shaped and together with the 8th and 9th sterna forms a brood। ब्रूड का मतलब है, ब्रूड को और क्या नाम दिया है, जेनाइटल पाउच। ब्रूड मतलब ही जेनाइटल पाउच है। whose anterior part contains female gonopore। गोनो इज द एडजेक्टिव ऑफ गोनाड्स। गोनाड्स मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज, एंड पोर मतलब होल, ओपनिंग। तो फीमेल गोनोपोर मतलब बेसिकली वो क्या बोल रहा है, वजाइना। फीमेल गोनोपोर मतलब बेसिकली वो क्या बोल रहा है, बेसिकली वो बोल रहा है वजाइना, ठीक है। 8th एंड 9th स्टर्ना के साथ फ्यूज होके 7th स्टर्नम बोट शेप रहता है, और 8th और 9th स्टर्ना के साथ फ्यूज होके क्या करता है, तो फीमेल जेनाइटल पाउच बनाता है, जिसके एंटीरियर रीजन में क्या प्रेजेंट है, फीमेल गोनोपोर। अभी कुछ मत करो, सिर्फ अंडरलाइन करो। टेबल कैसे बनाने का है मैं तुमको बताऊंगा। स्पर्मेथिकल पोर्स एंड कोलेटरल ग्लैंड। स्पर्मेथिकल पोर्स मतलब ये लोग क्या करते हैं, जो भी स्पर्म्स रहते हैं जो मेल्स से आए वो डायरेक्टली फर्टिलाइज नहीं करते हैं। स्पर्मेथिका नाम का इनका ऑर्गन है जिसमें वो मेल से आए हुए स्पर्म्स पहले स्टोर होते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेथिकल पोर्स मतलब स्पर्मेथिका नाम का जो ऑर्गन है उसकी ओपनिंग। एंड कोलैटरल ग्लैंड्स, कोलैटरल ग्लैंड्स मतलब एक्सेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंड्स को बोलेंगे कोलैटरल ग्लैंड्स। तो ये तीनों चीजें कहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, फीमेल के वेंट्रल रीजन में, बाउंड बाय 7th 8th एंड 9th स्टर्नम, ठीक है। उसकी जगह अगर तुम मेल्स पे आओगे तो इन मेल्स जेनाइटल पाउच और चेम्बर लाइज एट द हाइंड एंड, हाइंड एंड यानी पीछे वाला एंड ऑफ एब्डोमेन, बाउंडेड डॉर्सली बाय 9th एंड 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम। फीमेल में 7th 8th एंड 9th स्टर्नम था सिर्फ वेंट्रल रीजन। मेल्स में क्या है कि 9th एंड 10th टर्गा है मतलब डॉर्सल रीजन, एंड सिर्फ 9th स्टर्नम है। बस ये नंबर्स के कारण मेरे को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरे चैप्टर का ये सबसे गंदा पैराग्राफ है, मेरे को याद ही नहीं रहता है, ठीक है। मतलब 2 हफ्ते से ज़्यादा, अभी मेरे को 2 हफ्ते तक याद रह जाएगा, अभी मैंने पढ़ा है तो फ्रेश एकदम रहेगा 2 हफ्ता। 2 हफ्ते के बाद फिर से कन्फ्यूजन होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बार बार रिवाइज करते रहने का समय मिला तो, और दूसरी बात नीट के थोड़ा पहले ही इसको पढ़ने का, ज़्यादा इसका टेंशन नहीं लेने का, मतलब ये भूल गए तो उसका टेंशन नहीं लेने का, स्वाभाविक चीज़ें भूलना, ठीक है। देयर आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स टू बी रिमेम्बर्ड देन 7th स्टर्नम, ठीक है। तो एक बार फिर से, फीमेल में 7th 8th एंड 9th स्टर्नम, और मेल्स में 9th टर्गा मतलब 9th वाला डॉर्सल, 10th टर्गा मतलब 10th वाला डॉर्सल, एंड स्टर्नम सिर्फ 9th वाला, ये मेल्स में रहेगा। तो मेल वाले रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या क्या है, इट कंटेन्स डॉर्सल एनस, डॉर्सल रीजन में एनस प्रेजेंट रहेगा। वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर, मेल जेनाइटल पोर मतलब वही, अब पीनस तो नहीं है, पीनस भी आएगा आगे, लेकिन एक्चुअली ह्यूमन बीइंग समान या मैमल्स के समान, वर्टिब्रेट्स के समान पीनस अपन नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है। क्या बोल देंगे आएगा आगे बताता हूँ। तो मेल जेनाइटल पोर मतलब जिसमें से स्पर्म्स बाहर निकलेंगे। फीमेल जेनाइटल पोर मतलब जिसमें से स्पर्म्स
फीमेल के बॉडी में आएंगे, और मेल जेनिटल पोर मतलब वो पोर जिसमें से स्पर्म्स बाहर निकलेंगे, ठीक है। मेल जेनिटल पोर एंड गोनेपोफाइसिस, गोनेपोफाइसिस इज द नेम फॉर पीनस ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच के पीनस को बोलते हैं गोनेपोफाइसिस, ठीक है। इसके लिए एक और नाम है फैलोमियर, फैलस, फैलस मतलब पीनस और मर मतलब यूनिट, ठीक है। तो पीनस समान एक्ट करने वाला यूनिट मतलब फैलोमियर, आगे आएगा फैलोमियर वर्ड, डोंट वरी, अभी टेंशन मत लो, लिखा नहीं तो भी चलेगा, एनसीईआरटी में है वो वर्ड आगे। तो गोनेपोफाइसिस और फैलोमियर। तो मेल्स में क्या क्या है, मेल्स में डॉर्सली एनस और वेंट्रली मेल जेनिटल पोर एज वेल एज गोनेपोफाइसिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल जेनिटल पोर, स्पर्मेटिकल पोर्स एंड कोलेटरल ग्लैंड्स, ठीक है। मेल्स, ये तो याद रखना आसान है, बस वो सेगमेंट के नंबर्स का ही बहुत टेंशन है। Males bear a pair of short thread-like anal styles which are absent in females. In both segments, the 10th segment bears a pair of jointed filamentous structures called anal cerci. Anal cerci जो भी बोलना है। एक बार फिर से पेज नंबर 111 पे आ जाएंगे, उसमें अपने को जो डायग्राम दिख रहा है कॉकरोच का, उसके नीचे देखो एनल सर्काई लेबल किया हुआ है ना। तो एनल सर्काई तो मेल और फीमेल दोनों में रहता है, लेकिन एनल स्टाइल्स अपने को उस डायग्राम में नहीं दिख रहा है, तो दिस इज वन मोर एविडेंस कि ये डायग्राम फीमेल कॉकरोच का है। एक तो जो विंग है वो उसके टिप ऑफ बॉडी को एक्सटेंड करके नहीं जा रहा है, दिस वॉज वन रीजन फॉर कॉलिंग इट फीमेल। दूसरा, उसमें एनल स्टाइल नहीं दिख रहा है, सिर्फ एनल सर्काई दिख रहा है जो दोनों में रहता है, लेकिन मेल अगर रहता तो एनल स्टाइल भी दिखा रहता। दिस इज वन मोर एविडेंस कि ये जो डायग्राम है ये किसका है, फीमेल कॉकरोच का डायग्राम है, ठीक है। कमिंग टुवर्ड्स पेज नंबर 113, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द एनाटॉमी। The alimentary canal present in the body cavity is divided into three regions: foregut, midgut and hindgut. The mouth opens into a short tubular pharynx leading to a narrow tubular passage called esophagus. यार अपने समान ही तो है, क्या अलग है, सेम ह्यूमन बीइंग समान ही है। This in turn opens into a sac-like structure called crop which is used for storing food. अब ये जो ऐसे जो एनिमल्स रहते हैं ना, इन लोगों का प्रॉब्लम क्या रहता है, ये लोग अपने सामान बढ़िया डिनर के टेबल पे बैठ के, डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम से बढ़िया खाना नहीं खा सकते हैं कि टाइम टेबल बना रहे, सुबह 4 बजे उठूंगा, फिर 4 से 6 फिजिक्स करूंगा, फिर 6 से 7 तैयारी करूंगा, 7 बजे निकलूंगा, 8 बजे रेजॉक्सी पहुंचूंगा। ऐसे टाइम टेबल में नहीं कि अपन मस्त समय लिखते हैं, 12 PM to 1 PM लंच, 8 PM to 9 PM डिनर, बढ़िया अपन समय लेते हैं डिनर का, उस समय आराम से बैठ के डिनर करते हैं। वैसा इनका नहीं रहता, इनको हमेशा दूसरे एनिमल से खतरा रहता है। जैसे मेरे घर में जो कॉकरोच है उसको हमेशा मेरा डर लगा रहता है कि आ जाएगा, अरे यार शाम के 7 बज गए, इसका आने का समय हो गया, है ना। टेंशन में रहते हैं वो, हमेशा डरे हुए रहते हैं, हमेशा उनको जब खाना मिला पट से खा लेने का है और अपने बिल में जाके छुप जाने का, इधर उधर कहीं गड्ढे में क्रीवाइस में जाके छुप जाने का है, बराबर है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये कॉकरोचेस क्या करते हैं, ये कॉकरोचेस या कॉकरोचेस समान और भी एनिमल्स जिनको ऐसा खाने का समय नहीं रहता, पटपट पटपट जो दिखा वो खा लेते हैं और उसको क्रॉप में जाके स्टोर कर लेते हैं, चबाने का काम भी नहीं करते। इसलिए इनके माउथ पार्ट जो अपन ने पढ़ा, उनके माउथ पार्ट्स में दांत नहीं थे, बराबर, सिर्फ भिटक लो और क्रॉप में जाके स्टोर कर लो पटापट पटापट और भाग जाओ खतरा आने से पहले। इसलिए इनको डायरेक्ट स्टमक नहीं रहेगा ह्यूमन बीइंग के समान, इनके पास क्या रहेगा, पहले क्रॉप रहेगा विच इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड, है ना। द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोवेंट्रिक्यूलस। अब ये जो गिजार्ड है ना, ये स्टमक का ही एक पार्ट है वैसे, लेकिन रियल स्टमक नहीं है, मतलब इसमें HCl और एंजाइम्स वगैरह रिलीज नहीं होंगे। इसमें क्या रहेगा, काइटिन है ना, काइटिन अपना फंगस की सेल वाला, या जो आर्थ्रोपोडा के भी ऊपर प्रेजेंट है वो वाला काइटिन चिटिन, उससे बने हुए टीथ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं 6। और एक गिजार्ड कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है तो उसमें जो भी फूड आता है वो उन टीथ के कारण चबाया जाता है। समझ में आ रहा है, जो काम ह्यूमन बींग्स माउथ में करते हैं वो काम ये लोग गिजार्ड में करते हैं, ठीक है, चबाने का काम। समझ में आ रहा है, तो क्रॉप में स्टोर करेंगे, गिजार्ड में चबाएंगे और फिर उसको एक्चुअल स्टमक में ले जाएंगे जहां पर उसका
केमिकल डाइजेशन होगा एंजाइम्स के थ्रू। तो ऐसा उनको क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उनको ह्यूमन बींग के समान आराम वाली ज़िंदगी नहीं है, उनको हमेशा मुसीबत उनके सर पे मंडराते रहती है, इसलिए फटाफट फटाफट खाने का, निगलने का और भाग जाने का, फिर बाद में देखते बैठेंगे उसका डाइजेशन का और चबाने का सिस्टम। ऐसा ही काउज भी करते हैं, लेकिन काउज खतरे के कारण, डेंजर के कारण उतना नहीं करते। वो क्या ग्रेजिंग एनिमल है, वो दिन भर चरते रहते हैं, तो हर बार चबाते रहेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए पटपट पटपट गिटक लेते हैं और फिर आराम से बैठ के, तुमने देखा होगा वो अपने स्टमक से बाहर निकालते हैं माउथ में जो गिटका हुआ खाना रहता है, और फिर उसको आराम से चबाते बैठते हैं। ठीक है, तो उनका रीज़न अलग है, उनका रीज़न प्रीडेशन से बचना नहीं है, लेकिन वो भी ऐसा करते हैं, बस ये बोल रहा हूँ। उनमें गिजाड़ वगैरह नहीं होता है, चबाने का काम वो माउथ के दांतों से ही करते हैं, लेकिन कंसेप्ट वही है, ये बोल रहा हूँ मैं कि वो खाते वक्त चबाते नहीं है, सीधा गिटक लेते हैं स्टार्टिंग में। वैसे ही कॉकरोच भी करते हैं, पर कॉकरोच का रीज़न अलग है। कॉकरोच का रीज़न है प्रीडेशन से बचना। दूसरा, कॉकरोच फिर उसको वापस माउथ में लाकर नहीं चबाते हैं, उसको गिजाड़ में चबाते हैं। ठीक है, The crop is followed by gizzard or proventriculus. It has an outer layer of thick circular muscles and thick inner cuticle. It has an outer layer of thick circular muscles and thick inner cuticle forming 6 highly chitinous plates which are called teeth. है ना, अभी बताया था गिजार्ड में मिलता है। Gizzard helps in grinding the food particles. The entire foregut is lined by cuticle. Cuticle कहाँ पर है? अंदर की तरफ, लेकिन दांत जो है वो सिर्फ गिजार्ड में मिलेंगे, एंटायर फोरगट में अपने को दांत नहीं मिलेंगे। ठीक है, A ring of 6 to 8 blind tubules. Blind tubules मतलब ऐसे ट्यूब जो एक साइड में ओपन है, दूसरे साइड में बंद है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोला था अपन ने, वैसा। Called hepatic or gastric CK is present at the junction of foregut and midgut. Hepatic is the adjective of liver, है ना, गैस्ट्रिक इज द एडजेक्टिव ऑफ स्टमक। ठीक है, तो हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके अपने स्टमक और लीवर की तरह काम करते हैं, मतलब जो भी एंजाइम्स है और कोलेसिस्टोकाइनिन, या कोलेसिस्टोकाइनिन तो छोड़ो, बाइल वगैरह जो है वो बाइल वगैरह रिलीज करने का काम ये सब करेंगे हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके, एज वेल एज डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करने का काम करेंगे। इसलिए उनको बोला है, उनको लीवर तो नहीं बोल सकते क्योंकि रियल में लीवर तो नहीं है, लेकिन हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके उनको बोला गया है। डायग्राम में दिखाया हुआ है, डायग्राम में अपने को उसने कॉकरोच के बॉडी से एलिमेंट्री कैनाल को बाहर निकाला है, साइड में लेफ्ट साइड में निकाला है और फिर लेबल किया हुआ है ना। कॉकरोच को काटा है, उसके एलिमेंट्री कैनाल को साइड किया है और फिर अपने को दिखा रहा है। वो अपने को सबसे ऊपर से मैं लेबलिंग्स पढ़ रहा हूँ, फेरिंग्स दिख रहा है, फिर उसके नीचे सलाइवरी ग्लैंड दिख रही है, सलाइवरी रिजर्वायर, ठीक है, फिर इसोफेगस दिख रहा है, फिर क्रॉप दिख रहा है, फिर गिजार्ड दिख रहा है, बराबर, और फिर गिजार्ड और मिडगट, फोरगट और मिडगट के बीच में अपने को हेपेटिक सीके दिख रहे हैं, हेपेटिक सीके दिख रहे हैं, बराबर। और फिर इलियम दिख रहा है अपने को, इलियम कोलॉन एकदम नीचे, तो इलियम कोलॉन मतलब हाइंड गट, तो हाइंड गट और मिड गट के बीच में अपने को क्या दिख रहा है डायग्राम में, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स यानी ये एक्सक्रीशन का, किडनीज का काम करेंगे। रियल किडनीज तो इसमें नहीं रहेगी, लेकिन मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स रहेगा। एनिमल किंगडम में एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपन ने देखा है कि आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टा के पास क्या रहता है, तो अपन ने बोला था मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। फिर अपन ने बोला था क्रूस्टेशियंस के पास क्या रहता है, क्रूस्टेशियंस है ना ये कॉकरोच वगैरह, तो उनके पास हमने बोला था ग्रीन ग्लैंड्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सिलरी ग्लैंड्स, ठीक है। और फिर एरेनिया, एरेनिया मतलब स्पाइडर, स्पाइडर के पास क्या रहता है, तो अपन ने बोला था कि स्पाइडर के पास कॉक्सल ग्लैंड्स रहती है, COXAL, कॉक्सल ग्लैंड्स फॉर एक्सक्रीशन। तो कॉकरोच इंसेक्ट है, तो इंसेक्टा में क्या रहेगा, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। Ring of 6 to 8 blind tubules called hepatic or gastric CK is present at the junction of foregut and midgut which secrete digestive juice, है ना, स्टमक और लीवर की तरह वो काम करेंगे। At the junction of midgut and hindgut is present another ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous Malpighian tubules. They help in removal of excretory products from hemolymph. उसमें ब्लड तो नहीं है क्योंकि उसमें
आरबीसीज नहीं है और हीमोग्लोबिन नहीं है, ठीक है, इसलिए उसको हीमोलिम्फ बोला गया है। द हाइंड गट इज ब्रॉडर, द हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट and is differentiated into ileum, colon and rectum. The rectum opens out through the anus, ठीक है। एनस कहाँ प्रेजेंट रहेगा? डॉर्सली प्रेजेंट रहेगा। फिर ये तो हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेस, ठीक है। ये यहीं पर मेरे को एनिमल किंगडम में अर्थवर्म और कॉकरोच के साथ कंफ्यूजन हो गया था, ठीक है। मैंने वो तुमको मैसेज भी किया था, वो अपन ने जो वो देखा था 13 चैम्बर हार्ट वाला, ठीक है, वो अभी आएगा, कॉकरोच में आएगा वो, ठीक है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेस, दैट इज hemocoel. Visceral organs located in the hemocoel are bathed in blood, that is called as hemolymph. Visceral organs, visceral मतलब अंदर के, जो भी hemocoel में प्रेजेंट है they are bathed in blood. सील मतलब सीलोम, जिसमें हिम पड़ा रहेगा वो hemocoel, और उस ब्लड को बोलेंगे क्या हम? हीमोलिम्फ बोलेंगे। लिम्फ क्यों? क्योंकि लिम्फ वाइट कलर का रहता है और इसका ब्लड भी अपने को वाइट कलर का दिखता है। क्यों वाइट कलर का दिखता है? क्योंकि आरबीसीज नहीं है, आरबीसीज तो छोड़ो, हीमोग्लोबिन नहीं है मेन, है ना, क्योंकि कलर तो रेड कलर तो हीमोग्लोबिन के कारण ही आता है, आरबीसीज रहे ना रहे। एनेलिडा में अपन ने क्या बोला था कि दे हैव हीमोग्लोबिन बट डू नॉट हैव आरबीसीज, ठीक है, सॉरी, दे हैव आरबीसीज बट डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन, ठीक है। यहाँ पर अपन क्या बोल रहे हैं कि आरबीसीज भी नहीं है और हीमोग्लोबिन भी नहीं है, ऐसा अपन बोल रहे हैं, है ना। द हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ, द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हिमेटोसाइट्स, हीमोसाइट्स, हीमोसाइट्स मतलब ब्लड सेल्स, एंड कलरलेस प्लाज्मा, क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं है। हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्क्यूलर ट्यूब lying along mid dorsal line of thorax and abdomen. तुम्हारा हार्ट वेंट्रल है तो नॉन कॉर्डेट्स का डॉर्सल रहेगा, तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल है तो नॉन कॉर्डेट्स का वेंट्रल रहेगा, तुम्हारे पास एक स्पाइनल कॉर्ड है तो नॉन कॉर्डेट्स के पास 2 स्पाइनल कॉर्ड रहेंगे, तुम्हारा हॉलो है तो उनका सॉलिड रहेगा, सब उल्टा उल्टा है। तो तुम्हारा हार्ट वेंट्रल है तो उनका कहाँ रहेगा? नॉन कॉर्डेट्स का डॉर्सल रहेगा। तो ये नॉन कॉर्डेट है तो इसका हार्ट ऑफ कोर्स डॉर्सल रहेगा, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चेम्बर्स विद ऑस्टिया ऑन आइदर साइड। ऑस्टिया मतलब पोर्स, ओपनिंग्स, दोनों साइड में पोर्स रहेंगे। ब्लड फ्रॉम साइनसेस, साइनसेस मतलब एम्प्टी कैविटीज प्रेजेंट इन इट्स बॉडी, एंटर द हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली बैक टू साइनसेस अगेन, ठीक है। तो बस ब्लड में, ब्लड क्या बॉडी में बस हार्ट का काम क्या है? मैंने एनिमल किंगडम के वक्त भी बताया था, ब्लड को अंदर खींचता है फिर बाहर फेंकता है, अंदर खींचता है बाहर फेंकता है, अंदर खींचता है बाहर फेंकता है, बस मिक्सिंग ऑफ ब्लड करते रहता है। ताकि मैंने तुमको रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया था एनिमल किंगडम में कि उसमें स्पाइरकल्स रहते हैं, ओपनिंग्स रहते हैं, गड्ढे रहते हैं बॉडी के सरफेस पे, उसमें से हवा सीधा सीधा अंदर डिफ्यूज होती है। तो वो जो भी डिफ्यूजन हुआ है अंदर, उसको बस इक्वली पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए उस एयर को, इसलिए वो हार्ट बस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगा और उस हीमोलिम्फ को फेंकेगा खींचेगा, फेंकेगा खींचेगा, दैट्स ऑल। ऐसा अपने समान एकदम अच्छा वाला क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम उसमें अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो चेम्बर्स ऑफ हार्ट देखो अपने को कितने दिख रहे हैं डायग्राम में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 ही चेम्बर्स अपने को डायग्राम में यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन इट इज़ वेल नोन फैक्ट कि कॉकरोच में 13 चेम्बर्स होते हैं हार्ट के, ठीक है। तो अभी इसका क्या करने का, आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर दैट, ठीक है। 13 चेम्बर हार्ट होता है कॉकरोच का, लेकिन अब डायग्राम में एनसीईआरटी ने 12 ही चेम्बर्स बोला है और डिस्क्रिप्शन में कितने चेम्बर्स है बोला ही नहीं है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन अगर आता है इसका, ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन
कितने चेम्बर्स होते हैं कॉकरोच के हार्ट में, ऐसा क्वेश्चन आया तो अपने को 12 मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि एनिमल किंगडम में कुछ भी नहीं बोला है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी नहीं बोला है, डायग्राम में 12 मार्क करके रखा है, अपने हाथ बंधे हुए हैं, वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट। ठीक है, ओके तो कहाँ पर है अपन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेक्स्ट पैराग्राफ। The respiratory system consists of a network of trachea that open through 10 pairs of small holes called spiracles present on the lateral side of the body। ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। Thin branching tubes, that is tracheal tubes, which are divided into tracheoles, carry oxygen from the air to all the parts। ठीक है, all the parts मतलब बेसिकली, लेकिन वो जाएगा अल्टीमेटली हीमोलिम्फ में, इसलिए हार्ट उस हीमोलिम्फ को सर्कुलेट करते रहेगा ताकि उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन को छोड़ो, जो खाया हुआ खाना है उसमें से ग्लूकोज भी तो अपने को होमोजीनसली पूरे बॉडी में हर एक टिश्यू को सप्लाई करना है, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब अपन उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे हार्ट को, तो हीमोलिम्फ अंदर आएगा बाहर फेंका जाएगा, अंदर आएगा बाहर फेंका जाएगा, तो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन उस ग्लूकोज का होते रहेगा। The opening of the spiracles is regulated by the sphincters. Exchange of gases take place at the tracheoles by diffusion. Excretion is performed by Malpighian tubules. Each tubule is lined by glandular and ciliated cells. They absorb nitrogenous waste products and convert them into uric acid, which is excreted out through the hindgut. Therefore, this insect is called uricotelic. In addition, the fat body nephrocytes and uricose glands also help in excretion. इसको underline करेंगे। The nervous system of cockroach consists of a series of fused segmentally arranged ganglia। ठीक है, गैंग्लिया बताया था मैंने तुम लोगों को, इसका कैसा लैडर लाइक नर्वस सिस्टम होता है ना, तो लैडर लाइक होने के कारण इसमें अपने को 2 नर्व कॉर्ड्स दिखेंगे, तो ऑफ कोर्स दिखेंगे क्योंकि नॉन कॉर्डेट है, नॉन कॉर्डेट के नर्व कॉर्ड्स 2 ही रहेंगे, अपना एक है तो उनके 2 रहेंगे, अपना हॉलो है तो उनका सॉलिड रहेगा, अपना डॉर्सल है तो उनका वेंट्रल रहेगा, है ना। तो series of fused segmentally arranged ganglia joined by paired longitudinal connectives on the ventral side, है ना, paired longitudinal connectives, जो longitudinal connectives है, ठीक है, इसके कारण उसको लैडर का शेप आता है। ठीक है, और कहाँ पर प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है। 3 ganglia lie in the thorax and 6 in the abdomen, इसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, तो हर एक थोरैक्स में एक एक। 6 इन द एब्डोमेन। द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। अपना कैसा सिर्फ हेड में रहता है ब्रेन, इसके गैंग्लिया देखो, थोरैक्स में 3 है, 6 है एब्डोमेन में, है ना। द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ अ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट्स बॉडी। ब्रेन तो है नहीं, जो है वो वही है, वेंट्रल सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड्स, ब्रेन तो अलग से है ही नहीं, तो पूरा बॉडी में ही प्रेजेंट है इसके। तो हेड अगर काट भी दिया तो अपन क्या, हेड काटने के कारण 2 रीजन से मरते हैं। एक तो अपने को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा क्योंकि अपना नोज एंड माउथ जिसके थ्रू अपन एयर अंदर ले सकते हैं वो हेड में है। दूसरा, अपने बॉडी को, हार्ट बीट को कंट्रोल करना, ब्रीदिंग को कंट्रोल करना, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करना, जो भी इनवॉलंटरी एक्शंस भी है अपने बॉडी की, उनको कंट्रोल करने वाला मेडुला ऑब्लोंगेटा भी अपने हेड में है। तो अपना हेड अगर कट गया ह्यूमन बींग्स का तो अपन 2 रीजंस के कारण मरेंगे। एक तो ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण, दूसरा कुछ एक्टिविटी नहीं होगी बॉडी में उसके कारण। कॉकरोच में क्या, दोनों चीजों का टेंशन नहीं है। कॉकरोच का ऑक्सीजन का जो इंटेक है वो तो बॉडी के लेटरल साइड से होल्स के थ्रू, स्पाइरकल्स के थ्रू अंदर आ रहा है, और नर्वस सिस्टम के लिए उसको ब्रेन वेन के लिए हेड की जरूरत ही नहीं है। तो उसका हेड अगर काट भी दिया तो उसको ना ऑक्सीजन की कमी के कारण मरेगा, ना बॉडी के ऊपर कंट्रोल छूटने के कारण मरेगा। हाँ, लेकिन हेड के थ्रू वो ग्लूकोज जरूर अंदर लेता है, खाना तो खाता है ना वो, तो जब तक उसके बॉडी में स्टोर्ड फैट यूजअप नहीं हो जाता तब तक उसकी बॉडी जिंदा रहेगी, उसके बाद वो मर जाएगा। पर अपने समान इंस्टेंटेनियसली नहीं मरेगा हेड काटने के बाद भी। ठीक है, The head holds a bit of a nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body. So now you understand that if the head of a cockroach is cut off, it will still live for as long as 1 week. ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, एनसीईआरटी ने बोला है तो अपन भी वही याद रखेंगे। In the head region, the brain is represented by supraesophageal ganglion. Supraesophageal, supra यानी ऊपर, किसके ऊपर, तो इसोफेगस के, which supplies nerves to antennae and compound eyes. बस वो हेड में जो नर्वस सिस्टम है उसका उतना ही काम है, nerves to antennae and compound eyes बस।
तो हेड काट भी दिया तो बाकी बॉडी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स आर एंटीने, आईज, मैक्सिलरी पैल्प्स, लेबियल पैल्प्स, एनल सर्काई एटसेट्रा। द कंपाउंड आइज आर सिचुएटेड एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड। डॉर्सल सरफेस क्यों? क्योंकि उसका हेड 90 डिग्री पे झुका हुआ है, इसलिए उसकी आंखें डॉर्सल सरफेस पर रहना स्वाभाविक है, तभी उसको सामने का दिखेगा, नहीं तो उसको जमीन दिखेगी अपने समान आंखें रही तो। Each eye consists of about 2000 hexagonal ommatidia. With the help of several ommatidia, a cockroach can receive several images of an object. This kind of vision is known as mosaic vision, with more sensitivity but less resolution, being common during night, hence called nocturnal vision. कॉकरोच इज अ डायोशियस। इशियस मतलब ऑर्गेनिज्म, डाई मतलब दो, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो ऑर्गेनिजम्स कब कंपलसरी रहेंगे? जब एक मेल रहेगा एक फीमेल रहेगी तब। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों चीजें रही तो खुद ही खुद को फर्टिलाइज कर पाएगा। दो ऑर्गेनिजम्स, दो इंडिविजुअल्स कंपलसरी नहीं रहेंगे, है ना। दो ऑर्गेनिजम्स डाइशियस मतलब एक मेल अलग है एक फीमेल अलग है, मतलब यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, मोनोइशियस मतलब बायसेक्सुअल। एंड बोथ सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। Male reproductive system consists of a pair of testes lying on each lateral side in the 4th to 6th abdominal segments. अब इसको अंडरलाइन करेंगे। From each testis arises a thin vas deferens which opens into ejaculatory duct through seminal vesicle. बिल्कुल ह्यूमन बींग्स के समान ही है। The ejaculatory ducts opens into male gonopore situated ventral to anus, है ना। और मेल गोनोपोर क्या करके एक्सटेंड हो रहा है? पीनस करके एक्सटेंड हो रहा है। पीनस को अपन क्या बोल रहे हैं? गोनापोफाइसिस और फैलोमियर, ठीक है। अ कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट्स व्हिच फंक्शंस एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ऐसा ह्यूमंस में भी रहेगा, डॉग्स में भी रहेगा एक्सेसरी ग्लैंड्स। द एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर रिप्रेजेंटेड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया मतलब पीनस, ठीक है, is represented by male gonapophysis और phallomere, ठीक है। The sperms are stored in the seminal vesicles and are glued together in the form of bundles called spermatophores. Spermatheca अलग है, spermatophores अलग है। Spermatheca क्या था? वो फीमेल बॉडी में एक ऑर्गन था जिसमें स्पर्म्स को टेम्परेरीली स्टोर किया जा रहा था। और स्पर्मेटोफोर क्या है? स्पर्मेटोफोर्स मतलब बंडल्स है, ठीक है। किसके बंडल्स है? स्पर्म्स के, ठीक है। विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कोपुलेशन, कोपुलेशन यानी मेटिंग। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 large ovaries lying laterally in the 2nd to 6th abdominal segments. Each ovary is formed of a group of 8 ovarian tubules or ovarioles containing a chain of developing ova. Ova is the plural of ovum. Oviduct मतलब fallopian tubes of each ovary unite into a single median oviduct, also called vagina, which opens into the genital chamber, ठीक है। उसको अपन फीमेल गोनोपोर बोलेंगे। A pair of spermatheca is present in the 6th segment which opens into the genital chamber. Sperms are transferred through spermatophores. Spermatophores कहते हैं bundles of sperms. Their fertilized eggs are encased in capsules called oothecae. Ootheca is a dark reddish to blackish brown capsule about 8 mm long. They are dropped or glued to a suitable surface, usually in a crack or crevice. पेज नंबर 115 पे आ गए हैं अपन। Of high relative humidity near a food source. On an average, females produce 9 to 10 oothecae, each containing 14 to 16 eggs. The development of Periplaneta americana is porometabolous, meaning there is development through nymphal stages. Nymphal stages मतलब क्या रहता है कि वो जो बच्चा कॉकरोच रहता है वो अडल्ट कॉकरोच की तरह ही दिखता है। जैसे छोटे ह्यूमन बींग्स बड़े ह्यूमन बींग्स के समान ही दिखते हैं, बस साइज ही छोटा रहता है। 2 हाथ 2 पैर, नाक कान आंखें सब सेम रहती है, वैसा ही छोटा कॉकरोच बड़े कॉकरोच के समान ही दिखेगा। लेकिन उसमें निम्फा स्टेजेस रहेगी जो इंटरनल रहेगी, अपने को एक्सटर्नली वो ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है। और 13 स्टेजेस रहती है। 13 स्टेजेस में से जो सेकंड लास्ट स्टेज है उसमें विंग पैड्स आएंगे और आखिरी स्टेज में विंग्स आएंगे, बाकी छोटे कॉकरोच को विंग्स नहीं रहेंगे। तो इस टाइप के निम्फल स्टेजेस की डेवलपमेंट को बोला जाता है पोरोमेटाबोलस, ठीक है। ये पोरोमेटाबोली को अपने को मेटाबोली से कंफ्यूज नहीं करना है। मेटाबोली क्या है? मेटाबोली मतलब युग्लिना की जो पेलिकल को मूव करके रिगलिंग मूवमेंट जो करता है युग्लिना,
उसको अपन ने मेटाबोली बोला था। और ये क्या है, ये पोरोमेटाबोली है, ये इसका डेवलपमेंट का नाम है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। द निम्फ्स लुक वेरी मच लाइक अडल्ट्स। द निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग, मोल्टिंग यानी अपना काइटिन का जो कवरिंग है स्किन के ऊपर उसको निकाल देना, जैसे सांप अपनी स्किन निकालता है ना, केचुली निकालता है, वैसे उसको बोलते हैं मोल्टिंग या एकडाइसिस, ECDYSIS, एकडाइसिस, ठीक है। ये मैंने शायद आर्थ्रोपोडा के वक्त बताया भी था। तो ये मोल्टिंग या एकडाइसिस करने का काम है एकडाइसोन नाम के हार्मोन का, ECDYSONE, एकडाइसोन, ठीक है। The nymph grows by molting about 13 times to reach the adult form. The next to last, मतलब second last nymphal stage has wing pads but only adult cockroaches. मतलब the last nymphal stage, 13th stage only have wings. Many species of cockroaches are wild and are of no economic importance. A few species thrive in and around human habitat. They are pests, मतलब परेशान करने वाले animals, because they destroy food and contaminate it with their smelly excreta. They can transmit a variety of bacterial diseases by contaminating food material. ठीक है। डायग्राम में कुछ वर्थ है क्या बताने लायक? डायग्राम में कुछ नहीं है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अपन ने अभी जो भी पढ़ा इसमें कुछ नहीं समझ में आया होगा अगर तो डाउट पूछेंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, ठीक है। और दूसरा अपने को टेबल बनाने का है नीट की तैयारी के लिए। नीट के एक दिन पहले अपने को ऑब्जर्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए टेबल चाहिए। तो वो टेबल हम कैसे बनाएंगे, तो हम एक एक चीज लिखते जाएंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी नंबरिंग्स है वो लिख लेंगे हम, ठीक है, कि 15 से 20 हेपेटिक सीखे थे ना, 6 to 8 हेपेटिक सीखे थे, और 100 से 150 के आसपास अबाउट मैल्फिजन ट्यूब्यूल्स थे, वो कहाँ पर थे और कितने थे, ये लिख लेंगे। फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में अपन 12 ही हार्ट याद रखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने 12 हार्ट डायग्राम में बनाए हुए हैं। तो 12 हार्ट रहते हैं, आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन नहीं होता है, और एलरी मसल्स होते हैं, ये लिख लेंगे। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्पायरेकल्स तो अपने को याद रह जाएगा, लेकिन कितने स्पायरेकल्स है तो यहाँ पर दिया हुआ है 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पायरेकल्स प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ द बॉडी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये लिख लेंगे, ठीक है। फिर नर्वस सिस्टम में अपन वही सब कर लेंगे कि कितने गैंग्लिया कहाँ पर है। तो 3 है थोरैक्स में, 6 है एब्डोमेन में, और एक सुप्रा एसोफेगल गैंग्लियन है हेड में, ठीक है, वो लिख लेंगे। फिर रिप्रोडक्शन का ही बस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रिप्रोडक्शन में अपने को वो डिफिकल्ट है ना, थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। वो 9th स्टर्नम, ठीक है, और मेल्स में क्या था 8th और 9th स्टर्नम और 10th टर्गाइट। बाप रे, अभी तो 2 मिनट 15-20 मिनट हुए होंगे सिर्फ, तो भी मेरे को कन्फ्यूजन होने लग गया। फिर से एक बार देख लेता हूँ। हाँ, मेल्स में 9th and 10th टर्गा एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर्नम, फीमेल्स में 7th 8th and 9th स्टर्नम, ठीक है। ये इसकी वैलिडिटी बहुत ही कम है, याद ही नहीं रहता है, तो ये भी अपन लिख लेंगे रिप्रोडक्शन के अंडर। और बाकी फिर जो ओवरीज कहाँ रहती है, टेस्टिस कहाँ रहती है, इसका भी तो नंबरिंग दिया हुआ है ना, कि जैसे मशरूम शेप ग्लैंड 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर ओवरीज जो है वो 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स में है। तो ये सब भी अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर लिख लेंगे। ऐसा एक टेबल अभी के अभी अपन बना लेंगे। अगर अपन टेबल बना लेंगे तो देखो इसमें और कुछ याद रखने लायक है नहीं, ये सब डेटा ही याद रखने का है, और ये सब डेटा के ऊपर ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी ऑफकोर्स बहुत छोटी है, तो नीट के 2 दिन पहले 1 दिन पहले उसको रिवाइज करने का, पूरा चैप्टर पढ़ने का समय तुमको नहीं मिलेगा। पूरा कॉकरोच 4 पेज का, जो 4-4.5 पेज का कॉकरोच का टॉपिक है एनसीईआरटी में, पूरा थोड़ी पढ़ते बैठोगे तुम, इतना समय किसके पास है ना। नीट के 1 दिन पहले तो उतना टेबल देख लिया, फटाफट अपना काम हो गया। तो अभी के अभी तुरंत के तुरंत वो टेबल सब लोग बना लेंगे, और कुछ भी डाउट्स अगर होंगे तो वो डाउट्स मेरे को पूछ लेंगे, ठीक है।